देखिए यहाँ पर निम्नलिखित युग्मों में पर विचार कीजिए। देखो यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है और मिसप्रिंट हो गया है और इस मिसप्रिंट में सुधार कर लेना, ठीक ना। तो अब देखें यहाँ पर निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। रचनाकार का नाम दिया है और फिर रचनाएं लिखा हुआ है और यहाँ पर है उपर्युक्त युग्मों में से कितने युग्म सही हैं, यानी यहाँ सही चुनना है। मेरु प्रबंध चिंतामणि, इसकी रचना कौन किया था? तो मेरु तुंग। उसके बाद कीर्ति कौमुदी, इसकी रचना कौन किया था? सोमेश्वर किया था। ऋतु संहार, इसकी रचना किसने किया था? कालिदास ने किया था। तो नागसेन उत्तर रामचरित, नागसेन उत्तर रामचरित की रचना नहीं किया था। तो सही की बात कर रहा है। सही कौन है? तो 1 2 3 है। इसमें 1 2 3 एक भी ऑप्शन है नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या इसका आंसर हो जाए उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक। अब यहां पर देखिए उत्तर रामचरित, इसकी रचना कौन किया था? भवभूति ने किया था। किसने किया था? भवभूति ने किया था। नागसेन ने किसकी रचना किया था? तो मिलिंद पन्हु। किसकी? मिलिंद पन्हु। मिलिंद पन्हु जैसी पुस्तक की रचना की थी और किस भाषा में किया था? तो पाली भाषा में किया। क्लियर है? आइए आप। यहाँ देखिए निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म और कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। इंडियन एरियंस ने आर्यंस, इसको पढ़ना है इंडो आर्यंस। समझ गए ना? इसको पढ़ना है इंडो आर्यन। और इसकी रचना कौन किया था? तो राजेंद्र लाल। और इंडो आर्यंस, इंडो आर्यंस इसकी रचना कौन किया था? तो इसकी रचना किया था कि राजेंद्र लाल मित्र। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, इसकी रचना कौन किया? पांडुरंग वामन कोने। सही है। और यहाँ पर सी की जब सी की बात करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि ए हिस्ट्री ऑफ और एंशियंट इंडिया, इसकी रचना कौन किया? रमाशंकर त्रिपाठी। रचना किया था रमाशंकर रमाशंकर त्रिपाठी ने किया था। रमाशंकर त्रिपाठी। तो इसमें क्या है? सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है तो कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, आइए आप। बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बुर्ज होम में और यहाँ उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? सही कथन चुनना। यहाँ है कि बुर्ज होम में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। यह बिल्कुल सही है, सही चुनना है। पुरातत्वविदों को और झोपड़ियों के अंदर और बाहर आग जलाने की जगह मिली है। यह भी सही है। यहाँ की एक कन्न में मृतक के साथ बकरी को दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। यह भी सही है। तो उपर्युक्त कथन में से कौन से सही है? यहाँ 1 2 3 होना चाहिए, जबकि ऑप्शन 1 2 3 नहीं है। 1 2 3 नहीं है तो इसका आंसर क्या होगा? उपर्युक्त में से एक से अधिक। और ये बुर्ज होम कहाँ है? बुर्ज होम कहाँ है? देखें यहाँ पर बुर्ज होम कहाँ है? तो कश्मीर में। कहाँ है? कश्मीर में। और बुर्ज होम से याद रखना है, बुर्ज होम से मालिक के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ
देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर देखें, बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं में कौन सी सही सुमेलित नहीं है, कौन सी सही पे सही सुमेलित नहीं है। जन्म बुद्ध का कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, यह सही है। मृत्यु कहाँ हुई थी? अगर यह सही है। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? कहाँ दिया था? श्रवण बेल बोला नहीं। और कहाँ दिया था प्रथम? सारनाथ में, सारनाथ। और बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में। कहाँ? तक कपिल वस्तु के निकट, कपिल वस्तु के निकट, निकट लुम्बिनी नामक, लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। लुम्बिनी नामक स्थान। लुम्बिनी वर्तमान समय में कहाँ है? नेपाल की तराई में थी। कहाँ है? नेपाल की तराई में। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर। महात्मा बुद्ध की मृत्यु को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण कहते हैं, महापरिनिर्वाण। कुशीनगर कहाँ है? वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में। महात्मा बुद्ध अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? तो महात्मा बुद्ध पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में दिया था। किस भाषा में दिया था? पाली भाषा। देखिए यहाँ की मेगास्थनीज की जब हम बात करते हैं तो यहाँ देखना है, मेगास्थनीज ने मौर्यकालीन समाज के संबंध में क्या नहीं कहा, क्या नहीं कहा है। तो यहाँ पर महिलाएं अंगरक्षक का कार्य भी करती थी, बिल्कुल सही है। आइए यहाँ पर, समाज 4 भागों में विभक्त था, ये गलत है। समाज 7 भागों में बटा, और इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर हो गया बी, समाज ने में दास व्यवस्था अस्तित्व नहीं था। बिल्कुल सही है। मेगास्थित कहा था भारत में दास प्रथा प्रचलन में नहीं। तो यहाँ पर क्या है, तो कौन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर बी हो जाता है। और मेगास्निज कहाँ का रहने वाला था? तो मेगास्निज यूनान का रहने वाला था। कहाँ था? तो मेगास्निज, मेगास्निज यूनान का रहने वाला था। इसने यूनानी भाषा में पाटलिपुत्र को क्या कहा? बोथरा कहा। और कहा पोली बोथरा किसकी राजधानी है? चंद्रगुप्त मौर्य की। किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की। और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का महल किसका बना हुआ है? इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का महल लकड़ी का बना। इसको पढ़िए, महानिर्वाण, महापरिनिर्वाण, इसको पढ़ लीजिए। इसको पढ़ना है महापरिनिर्वाण, इसको सही कर दीजिए। तो पढ़ लेना है महापरि, महापरि, ठीक है। इसको पढ़ लेना है महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। इसमें सुधार कर लेना, इसको पकड़ देना है महापरिनिर्वाण, ठीक ना? आइए,
और कुछ दिक्कत है। देखिए यहां पर बलवन द्वारा किए गए विभिन्न प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा से कथन शामिल था या थे? तो यहां पर है और देखना क्या है कि बलवन द्वारा किए गए विभिन्न प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से कथन शामिल थे? यहां देखें, सैन्य सुधार के अंतर्गत दीवाने अर्ज का पुनर्गठन सही है। आइए यहां पर सिजदा और पाबोस प्रथा का प्रचलन, यह भी सही है, बलबन ने किया था। प्रशासन में नायब ए ममलिकात की व्यवस्था, बिल्कुल नहीं, ये नहीं है। और सुल्तान की निरंकुशता को वैधानिकता प्रदान करना, यह बिल्कुल सही है। इसका सही है तो 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 किस में है? 1, 2 और 4 इसमें है। अब ये प्रश्न उभरता है कि प्रशासनिक नायब ए मामलिकात के पद की स्थापना कब हुई? तो याद रखना है कि तुर्क सरदारों ने बलबन को कैद करने के बाद तुर्क सरदारों ने बलबन को कैद करने के बाद तुर्क सरदारों ने बलबन को कैद करने के बाद इल्तुतमिश के एक पुत्र को गद्दी पर बैठाया था। इल्तुतमिश के एक पुत्र को गद्दी पर बैठाया था और जिसका नाम था बहराम शाह। और बहराम शाह के समय में एक नवीन पद का सृजन किया गया जिसका नाम था नायब ए मामलिकात। याद रखना है, रजिया। रजिया को कैद करने के बाद रजिया को कैद करने के बाद तुर्क सरदारों ने रजिया को कैद करने के बाद तुर्क सरदारों ने इल्तुतमिश के एक पुत्र को गद्दी पर बैठाया था। इसका नाम बहराम शाह था। इसका नाम बहराम शाह था। इसके समय में एक नवीन पद का सृजन हुआ। जिसे नायब ए मामलिकात के नाम से नायब ए मामलिकात के नाम से जानते हैं। पागल उगल है, इतने मैसेज आदमी करता है, इतने मैसेज करता है, तुमको ब्लॉक करके मारकर भगा देंगे। इतने मैसेज करता है आदमी, सब ग्रुप डी वाला है, आ गया है क्या? निर्भय क्या होता है ये भी बताइए। ऐसे मैसेज किया जाता है, एक बीच में 50 को मैसेज किया जाता है। ये तो वो ज्ञानवान नहीं है। अभी आया बीपीएससी की तैयारी करने के, तुमको अपना ज्ञान नहीं है। ग्रुप डी वाला है क्या? कर लिया इधर उधर से कहीं से बीएड पीएड। मैसेज आए, लोग देख रहा है कि नहीं देख रहा है? फट दबर कर देता है मैसेज और आया है बुध पढ़ने के लिए। निर्वाण और महापरिनिर्वाण में अंतर, ऐसे कोई मैसेज किया जाता है? ऐसे मैसेज किया जाता है? इतना मैसेज किया जाता है? इतना मैसेज किया जाता है? दो थाली मैसेज तुम किए हुए हो, ऐसे मैसेज किया जाता है? पहली बार यूट्यूब पर आया है क्या?
पहली बार यूट्यूब पर आए हो? इतना मैसेज किया जाता है? 20 100 मैसेज? मतलब कर रहा है, मतलब कर रहा है। अपना ब्रेन नहीं है। एक बार में इतना मैसेज कर रहा, देखो कितने मैसेज किया ये। निर्वाण और महापरिनिर्वाण में अंतर होता ही है। परिवार निर्माण किसको कहते हैं? महात्मा बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से, महापरिनिर्वाण के नाम जानते हैं। महात्मा बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं, और महात्मा बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण के नाम जानते हैं। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम जानते हैं, और महात्मा बुद्ध द्वारा घर त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम जानते हैं। इतना मैसेज किया जाता है। अब बोल रहे हैं कि इतना मैसेज मत करो, तो कहता है मतलब पूछना मना है। भागता है कि नहीं यहाँ से? मतलब निकालने आए हैं, पढ़ने आया है। इतना मैसेज करता है, लगातार एकदम सब गिर, लगता है कौन ताजमहल से गिर गया है ये। इतना मैसेज करता है आदमी। एगो मैसेज करता है आदमी, करता है। इतना मैसेज नहीं करने की चीज है, ये सब सीखिए पहले, सब सीखने की चीज है। देखो यहाँ पर हम देख नहीं रहे हैं। आइए यहाँ पर देखिए, सल्तनत कालीन वास्तुकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो यहाँ पर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो, इंडो इस्लामिक वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का प्रयोग होता था। बिल्कुल। इंडो इस्लामिक का मतलब क्या हुआ? भारतीय और इस्लाम। क्या हुआ? भारतीय और इस्लामिक। इंडो इस्लामिक मतलब भारतीय और इस्लामिक। वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का प्रयोग होता था। तो मेहराब समझ रहे हो? पहला कि ऊपर कोई जब बनता है मंदिर मस्जिद के ऊपर का भाग जब होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? वो हम गुंबद कहते हैं। और मेहराब क्या कहते हैं? गुंबद के ऊपर के जो भाग जो सजाया जाता है उसको मेहराब कहा गया। तो इंडो इस्लामिक वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का प्रयोग होता था। बिल्कुल सही है। मेहराब के निर्माण में धरन का प्रयोग होता था, ये गलत है। अब प्रश्न उभरता है, ये धरन कहते किसको? प्रश्न उभरता है कि ये धरन कहते किसको? तो धरन किसको कहते हैं कि आप देखिएगा, अभी भी बहुत ऐसा घर मिलेगा जैसे छत का होता है ना, लकड़ी बीचों बीच रहता है छत के ऊपर, और उस छत के बीच में लकड़ी, उस दो लकड़ी के बीच में ईंट रखा रहा, इस पर छत का पूरा भार थमा होता था। इस प्रकार ये धरन लकड़ी का, इस प्रकार ये धरन लकड़ी के अलावा, धरन लकड़ी के अलावा, लकड़ी के अलावा अन्य चीजों का भी, अन्य चीजों का भी बना होता। बात समझ गए? आप घर, गांव घर में देखिएगा, अभी भी टाउन में भी बहुत ऐसा छत मिलेगा, तो जैसे लकड़ी है, छत के बीचों बीच में लकड़ी है, और लकड़ी के बीच में ईंट रखा हुआ है, और उसी ईंट पर छत का भार थमता है, और इसी की कहा गया धरन। और ये धरन किसका बना होता था? लकड़ी। लकड़ी मुख्य रूप से लकड़ी का बना होता था। लकड़ी के अलावा अन्य चीजों का भी बना होता था। इसलिए यहां पर देखते हैं कि भारतीय शिल्पकार नुकीले मेहराबों को बनाना जानते थे। यह बिल्कुल सही है। यहाँ एक उपर्युक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? कौन से कथन सही नहीं है? तो अब यहाँ पर जो कथन सही नहीं है की बात करता है, 1 और 3 सही है, तो 2 सही नहीं है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? समझे बात को? आवाज यही है, माइक में क्या बताएं, कल भी लड़का बोला था सर आवाज कम आ रहा है, फिर भी हम कोशिश करते हैं।
आओ यहाँ पर आगे बढ़ जाए। देखिए यहाँ पर 8वां में, विजयनगर साम्राज्य से संबद्ध हम्पी को यूनेस्को द्वारा इस वर्ष राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया था। और इसको इसे भी कर दीजिए, और इसका सही आंसर होगा 1986। अब प्रश्न ये उभरता है कि विजयनगर साम्राज्य की पहली राजधानी, तो विजयनगर साम्राज्य की पहली राजधानी हम्पी थी। और ये कैसे हैं, कैसी तबीयत है आपकी, कैसी तबीयत है? अब देखो, विजयनगर साम्राज्य की पहली राजधानी हम्पी थी, और हम्पी वर्तमान समय में कर्नाटक के बेल्लारी जिले में थी। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा हम्पी कहाँ है, तो हम्पी देखिए यहाँ पर, हम्पी वर्तमान समय में कहाँ, कर्नाटक, वर्तमान समय में कर्नाटक के बेल्लारी जिले में स्थित है। कर्नाटक के बेल्लारी जिले में स्थित है। अब एक प्रश्न हमेशा इंपॉर्टेंट आपका रहेगा कि विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य एवं बहमनी साम्राज्य के बीच, एवं बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष का मुख्य कारण माना जाता है, संघर्ष का मुख्य कारण माना जाता है मुख्य कारण माना जाता है विजयनगर साम्राज्य में बहमनी साम्राज्य की संघर्ष का मुख्य कारण माना जाता है कृष्णा एवं ये क्वेश्चन पूछेगा, कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदी के बीच स्थित रायचूर एवं दोआब, रायचूर एवं दोआब का क्षेत्र, याद रखना है। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था, तो विजयनगर साम्राज्य एवं बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष का मुख्य कारण था कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदी के बीच स्थित रायचूर एवं दोआब का क्षेत्र था। अब यहां पर गजब का है, सुमंत यादव है, तुमको ब्रेन नहीं है, तुमको क्वेश्चन पूछने के लिए मना किए हैं, पहली बार तुम यूट्यूब पर आया है। हम मना किए हैं कि एक ही कमेंट को 100 बार मत कीजिए। आप करता क्या है, एक के कमेंट को, एक ही बात को 50 तो कमेंट कर देता है। 50 कमेंट करने की क्या आवश्यकता है? जब मना किए कि एक कमेंट को 50 कमेंट मत कीजिए, तो लिखता है ठीक है सर, नहीं पूछना, सॉरी। पूछने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, एक कमेंट तुम ही बताओ ये सही है। तुम कहीं भी जाओगे, कोई दुकान में ही जाते हो या किसी व्यक्ति से बात कर, तो एक ही बात, आदमी बात सुन रहा है तुम्हारी, और तुम उसी बात को 50 बार बोले तो हमें दीजिए ना, हमको दीजिए ना, हमको दीजिए ना, हमको दीजिए ना, गुस्सा आ जाएगा। एक ही चीज को 100 बार कमेंट करने की चीज नहीं है। जो आप कमेंट कहीं कहीं पढ़ते हैं वह कमेंट नहीं, इसको बेतमीजी कहा जाता है। एक ही बात को 20 बार कर, समझ गए? तो एक ही बात नहीं करना है, 100 कमेंट नहीं करना है, समझ गए? हाँ, शांत हो गए, कमेंट नहीं करना है। ये तुमको क्वेश्चन की बात करता है, तुम नया पढ़ाई करने के लिए आया है क्या? तुम यूट्यूब पर कहीं भी इतिहास बोलेगा ना तो शहंशाही आएगा। चल बोल, अभी बोल, निकाल यूट्यूब तुम अपना, बोलो इतिहास, शहंशाही आएगा। तो बोल इतिहास क्या, कौन आता है? अगर इंडिया का जो 5 वीडियो आएगा एक मेरा होगा, बोलो तुम।
अब सिर्फ बोलेगा शहंशाह पंकज मिश्रा तो हम ही खाली आ जाएंगे सलमान के लिए। आइए यहाँ पर कबीर और नानक के नेतृत्व में चलने वाले और असांप्रदायिक आंदोलन के अतिरिक्त उत्तर भारत में कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? और इसका सही आंसर क्या है? वैष्णव आंदोलन। और याद रखना है ये वैष्णव आंदोलन की बात कर, क्या है? वैष्णव आंदोलन। अब यहां पर देखिए ए में हम क्या देखते हैं? बरकरी सा आंदोलन है। बरकरी कि बरकरी आंदोलन कहां चला था? तबीयत सही हुई नहीं है, तबीयत एकदम सही हुई नहीं है। आप भी मेरा जवान ही है जिसके लिए हम पढ़ाते हैं। तबीयत सही नहीं है, मेरा जवान है जिसके कारण हम आकर पढ़ाते हैं। समझिए कि नहीं? तबीयत सही नहीं, सर में दर्द रहता है, तो मेरा जवान है आकर पढ़ाते हैं। उसमें कोई ऐसा ऐसा मिल जाता है ना जो मूड खराब हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए बरकरी आंदोलन ये कहाँ चला था? तो उसी चीज पर दागना है जहां पर ये आंदोलन चला। कहां? तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कहां? महाराष्ट्र में। अच्छा, यह इस बरकरी आंदोलन में किसकी पूजा होती थी? विठोबा की। किसकी? विठोबा की। विठोबा की पूजा। किसकी? विठोबा की, यानी विष्णु। आइए कबीर यहां पर देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पकड़, एग्जाम में क्वेश्चन पकड़े और हमारा अपना एक दावा रहता है जो हम पढ़ाएंगे उससे क्वेश्चन नहीं भागे। अगर कोई कहता है कि हाँ सर आपका पढ़ाया क्वेश्चन भाग जाता है, तो लाइव क्लास है, हम जितना पढ़ाएं कॉपी के साथ मेरे पास आ जाओ, कॉपी के पास मेरे पास आ जाओ और हमें दिखा दो यहां से हाँ सर भाग गया तो मान जाएंगे। हाँ इतना क्वेश्चन जरूर टकराएगा मेरे कॉपी से जितना में रिजल्ट होता, जितना में रिजल्ट होता। अब आइए यहां पर कबीर की बात करते हैं। यहां कबीर पूछेगा कबीर दिल्ली सल्तनत के किस शासक के समकालीन थे? पूछेगा कबीर दिल्ली सल्तनत के, दिल्ली सल्तनत के किस शासक के, किस शासक के समकालीन थे? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी याद रहेगा। ये देखिए नानक, नानक में बहुत सारी बातें हैं। नानक में कौन ऐसा चीज छू लिया जाए जो एग्जाम में पूछ दे? तो नानक का जन्म, नानक का जन्म 1469 ईस्वी में, ईस्वी में पंजाब के, पंजाब के तलबंडी नामक स्थान पर हुआ। इसको याद रखना। आइए यहां देखिए भारत में बाबर की आरंभिक विजयों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा था? ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा काबुल, सियालकोट और लाहौर। बाबर का पहला सैनिक अभियान कब है? बाबर का, बाबर का भारत में, बाबर का भारत में पहला सैनिक अभियान, पहला सैनिक अभियान 1519 ईस्वी के प्रारंभ में हुआ था, प्रारंभ हुआ था। बाबर, बाबर अपने, बाबर का
यह अभियान, बाबर का यह अभियान पंजाब के यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध हुआ था। यूसुफ जाई के विरुद्ध हुआ था, जाति के विरुद्ध हुआ था। इस अभियान में बाबर ने बाजौर एवं भेरा नामक स्थान को, बाजौर और भेरा नामक स्थान को जीता था। यूरोप में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य होने वाले 7 वर्षीय युद्ध कब से कब तक चला था? 1756 से 1763। और 7 वर्षीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच। 7 वर्षीय युद्ध का अंत किस संधि के तहत हुई थी? 7 वर्षीय युद्ध का अंत किस संधि के तहत हुई थी? पेरिस की संधि। और यह संधि कब हुई थी? 1763। पेरिस की 2 संधि हुई थी, याद रखना। एक संधि से अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति हुई थी, पेरिस की एक दूसरी संधि हुई थी, और जिस संधि से और 7 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई। और 7 वर्षीय युद्ध का समय क्या है? 1756 से 1763 ईस्वी। ये 2 कंट्री के बीच किसके बीच हुआ था? इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच। और 7 वर्षीय युद्ध का अंत किस संधि के तहत हुई थी? पेरिस की संधि। और पेरिस संधि कब हुई? डलहौजी की विलय नीति के अंतर्गत निम्न कथनों पर विचार कीजिए और उपर्युक्त में से कौन से सही नहीं है। इस नीति के अनुसार यदि किसी सुरक्षा प्राप्त राज्य का शासक बिना किसी स्वाभाविक उत्तराधिकारी के मर जाए तो उसका राज्य उसके दत्तक उत्तराधिकारी को सौंपने का प्रावधान, ये सही है। यदि उत्तराधिकार को गोद लेने के कार्य को पहले से अंग्रेज अधिकारियों की सहमति प्राप्त न होगी तो वह ब्रिटिश राज में मिला लिया जाएगा, और यह भी सही है। इसको सही कर लेना है। इस नीति के अनुसार सर्वप्रथम नागपुर राज का विलय किया गया। गलत, नागपुर राज का विलय नहीं किया गया। इसमें पूछा सही नहीं है, तो सही नहीं है तो इसका सही आंसर कौन होगा? इसका आंसर एक भी सही नहीं दे रहा है, और इसका आंसर आप कर दीजिए उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर सही कर लेना, आंसर सही कर लेना है ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। और यहां पर ये देखिए, इसका आंसर 3 होना चाहिए, क्योंकि सर्वप्रथम लॉर्ड डलहौजी के समय में सर्वप्रथम 1848 ईस्वी में सतारा, 1853 ईस्वी में नागपुर, 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी समय में 1848 सतारा, 1853 ईस्वी में झांसी, 1854 ईस्वी में नागपुर जैसे राज्य को अंग्रेजी राज्य मिला। नागपुर जैसे राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया था। यहाँ पर सर्वप्रथम सतारा को मिलाया था। इसमें क्या है? इस नीति के अनुसार सर्वप्रथम नागपुर राज्य का विलय किया गया, नहीं, सर्वप्रथम सतारा का विलय किया गया था, इसलिए ये 3 सही।
आगे बढ़े हम। आइए देखिए, पानीपत के युद्ध के परिणाम पर विचार कीजिए। पानीपत की पराजय से मराठों की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। ये सही है। मराठों की पराजय से कंपनी को बंगाल और दक्षिण भारत में अपनी सत्ता मजबूत करने का अवसर दिया। बिल्कुल सही है। युद्ध में पेशवा का बेटा विश्वासराव सदाशिवराव भाऊ तथा बहुत से मराठा सरदार मारे गए। सही है। यहां इसमें से कौन से कथन सही हैं चुनना। जब तीनों कथन सही है, 1 2 3, तो इसका कौन होगा? 1 2 3। 1 2 3 ऑप्शन में है नहीं है ना, तो इसका डी हो जाएगा, उपरयुक्त में से एक से अधिक। अब प्रश्न यहां पर यह होता है, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हम बताएंगे और वही प्रश्न एग्जाम में आने का ज्यादातर संभावना रहती है। अब ये प्रश्न ये रहेगा, तृतीय पानीपत की युद्ध कब हुई थी? तो तृतीय पानीपत का युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी। पूछेगा तृतीय पानीपत के युद्ध के समय पेशवा कौन था? तो पेशवा कौन था? तो पेशवा नाना साहब। नाना साहब। और उस समय मुगल बादशाह कौन था? तो मुगल बादशाह कौन था? तो शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। तृतीय पानीपत के युद्ध के समय मराठा का नेतृत्व किसने किया था? मराठा का नेतृत्व नाना साहब का छोटा बेटा विश्वास राव ने किया था। तो वहीं पर मराठों का वास्तविक नेतृत्व कौन किया था? तो नाना साहब का चचेरा भाई सदाशिवराव भाऊ ने किया। आइए यहां देखिए, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त को प्रारंभ किए जाने से संबंध था? इसका सही आंसर होगा अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मूर। 1 और 2 रैयतवाड़ी संबंधित है। 1 यानी 2 और 3, 2 और 3 किस में है? तो ये इसका आंसर सी होगा। ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था का सर्वप्रथम विचार दिया था रीट ने। कौन दिया था? रीट ने। और टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था कब प्रारंभ किया? तो 1792 ईस्वी। कहां? तो मद्रास में। कहां? वारानगर से। मद्रास में कहां? वारानगर। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करते हैं तो यह कितना? 1793 ईस्वी में। कौन सी प्रथा? अस्थाई बंदोबस्त थी। अस्थाई बंदोबस्ती प्रथा। अस्थाई बंदोबस्ती प्रथा प्रारंभ किया। अस्थाई बंदोबस्ती प्रथा को क्या कहते हैं? जमींदारी प्रथा। जमींदारी प्रथा के नाम। नंबर 15, निम्न में से कौन से कथन सही नहीं? तो 1698 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में फोर्ट विलियम नामक किला का निर्माण। बिल्कुल सही है। 1717 ईस्वी में कंपनी को मुर्शिद कुली खां से व्यापार करने का फरमान प्राप्त हुआ। गलत है। 1717 में मुर्शिद कुली खां से नहीं, फर्रुखसियर से प्राप्त हुआ था। किससे? फर्रुखसियर से प्राप्त हुआ था। और इसके बदले अंग्रेज क्या करते थे? तो इसके बदले अंग्रेज जो थे फर्रुखसियर ने, और इसके बदले फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को जो व्यापारिक सुविधा प्रदान की, उसे कंपनी का क्या कहा गया? उसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया। क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा कहा गया। और इसके तहत अंग्रेज 3000 रुपये वार्षिक भुगतान देकर बंगाल में निःशुल्क व्यापार कर सकते। बंगाल में निःशुल्क व्यापार कर सकते थे। समझ गए? ये बताना कहीं कोई दिक्कत है?
डोडू पंत, वेरी गुड। आप भारती जी बहुत अच्छा जवाब देते हैं। इतना अच्छा जवाब देने के बाद आपका सिलेक्शन होना चाहिए। भारती जी, आपको बहुत पुराना स्टूडेंट हैं आप, और आप बोकारो से हैं, आप एक बार बताए थे। और इतना अच्छा आप जवाब देते हैं, इतना अच्छा स्कोरिंग हो रहा है आपका, फिर भी आपका नहीं हो रहा है। यह बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। और ब्रेन को शांत रखकर बढ़िया से पढ़िए, नींद पूरा लीजिए। नींद लेने में कंजूसी नहीं करना है। सिर्फ हम ये जानना चाहते हैं, यहाँ तक के सफर में आपको कहीं किसी प्रकार का दिक्कत है तो ये बताना। यहाँ तक के सफर में किसी प्रकार का दिक्कत है तो आपको ये बताना। जवान, जवान हमारी कसम है, हम आप ही के लिए जिंदा रहते हैं। दिन भी आपके लिए गुजरती है, रात भी आपके लिए गुजरती है, और ये जिंदगी भी आपके लिए, और मरने के बाद भी आपके लिए। अगर किसी बात पर हम समझाएं तो फिर हम भी एक इंसान है, फिर बाद में एक टीचर। हम भी एक इंसान हैं, बाद में एक टीचर है। हमें भी भूख लगती है, हमें भी नींद आती है। और समझना, तो सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि कुछ नहीं होता है, आप पूरी विश्वास साथ कुछ किया जाता है। समझ गए कि नहीं बात? आइए यहाँ पर। तुम बेसिके कमजोर है। सुनो यहाँ पर, हुआ यह था, यहाँ यह था, अंग्रेजों ने 1698 ईस्वी में, ये देखो कोई पूछ रहा है फोर्ट विलियम के बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में फोर्ट विलियम, देखते जाओ। अंग्रेजों, सुनो यहाँ पर, दोबारा कभी फिर पूछना नहीं। अंग्रेजों ने 1698 ईस्वी में सुल्तानती, देखते हैं यहाँ पर, सुल्तानती, काली घाट एवं गोविंदपुर की जमींदारी प्राप्त की। ये सब कलकत्ता में है। और इस जगह के आसपास कल कारखाने लगवाया, कल कारखाने लगवाया। जब कल कारखाना लग गया, इसकी सुरक्षा जरूरी है, और इस जगह को चारों तरफ से घेर दिया गया, और यही किला कहलाया फोर्ट विलियम। क्या कहलाया? फोर्ट विलियम। आज भी हमारी और आपकी यही मानसिकता है, जहां पर हम काम करते हैं, जहां पढ़ते हैं, सोचते हैं, उसी के आसपास मेरा डेरा हो। इस कारखाना में काम करने वाले जो भी कारीगर मजदूर, यह और इस फोर्ट विलियम के आसपास ही बसने लगे। और फोर्ट विलियम के आसपास इतनी घनी आबादी हो गई कि यही फोर्ट विलियम आगे चलकर कहलाया कोलकाता। इस प्रकार कोलकाता की स्थापना अंग्रेज जॉब चारनाक ने किया। इस प्रकार कलकत्ता की स्थापना अंग्रेज जॉब चारनाक ने किया। अंग्रेज जॉब चारनाक ने की। अब यहां पर हम क्या देखते हैं कि अब हम यहां पर देखते क्या है कि ये 1698 काल किसका पड़ता है? 1698 किसका काल पड़ता है? तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं यहां पर शाहजहां का शासन काल कब से कब होता है? कब से कब? 1628 से लेकर 1658 ईस्वी, ठीक है। और 1658 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक कौन होता है? ये काल है औरंगजेब का शासन। और ये फोर्ट विलियम का पहला अध्यक्ष चार्ल्स अय्यर बना। समझा? अब समझा ना बात को? लेकिन तुम मत पढ़ो, तुम्हारा बेस कमजोर है। जब तक
सुमंत तुम्हारा बेस मजबूत नहीं होगा और तुम डिस्कशन में तुम्हें विशेष फायदा नहीं होगा, क्योंकि डिस्कशन में इतनी इस सब बात थोड़ी बताया जाएगा, ये तो पढ़ाना हो गया। समय रहता है डिस्कशन के अंदर, समय बंधा रहता है। पहले बेसिक तैयार कर लो बढ़िया से पढ़ के, बेसिक तुम्हारा ठीक हो जाएगा, तब तुम डिस्कशन में आना, तब तुम समझोगे क्या होता है डिस्कशन। क्योंकि छोटी छोटी बात की तुम्हारी जानकारी नहीं है, और छोटी छोटी बात की जानकारी नहीं होने पर ऐसे लोग अगर डिस्कशन में आएंगे तो डिस्कशन से लाभ कम हानि ज़्यादा होगा। ये डिस्कशन उन लोगों के लिए है जो रिजल्ट के करीब है, जिसका बेस अच्छा है, जो 4-5 नंबर रिजल्ट छूट रहा है, जो लगातार एग्जाम दे रहा है, और जिसे यही मालूम नहीं है कि बाबर किस वंश का है, उस इंसान को हम बाबर पर लाख बताएंगे, कभी समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। इसलिए खराब नहीं मानना है, पहले बेसिक को ठीक कर लीजिए, उसके बाद आप डिस्कशन में आइए, ठीक ना। मेरा नाम पंकज मिश्रा, सही है। देखो यहाँ पर सुमिलित कीजिए 1857 के विद्रोह से संबंधित स्थल, प्रमुख क्रांतिकारी। अब यहाँ पर देखो बख्त खां, वक्त का भी आंसर हो जाएगा दिल्ली। क्यों होगा कि दिल्ली में बहादुर शाह जफर वृद्ध होने के कारण विद्रोही का नेतृत्व नहीं कर पाया, और विद्रोही देखो सुमंत, गुरु का मार, मां का गाली और बाप का लप्पर, जिस इंसान को खराब लग जाए, समझ जाओ कि उस इंसान को जीवन में कष्ट लिखा। अरे मां उसी को न गाली देगी जिसका मां होगा, बाप उसी को मारेगा जिसका बाप होगा, गुरु उसी को न डांटेगा समझाएगा जो कभी गुरु के पास गया। मां, बाप और गुरु, तीन एक ऐसा है तो तुम तीन को अगर माथा फोड़ता रहेगा ना, कपार फोड़कर खून बहाता रहेगा, फिर भी वह तीन यही कहेगा नहीं ये बेरोजगार ना। तुम मां को मारोगे इनके समझकर, मां चिल्लाएगी जरूर, लेकिन सोचती है कि नहीं कहीं मेरा बेटा को चोट ना लग गया है। तुम मार रहा है मां को, लेकिन मां सोच रही है हमारा बेटा को नहीं चोट लगे। अब बाप तुमको लाख गाली पढ़ दे फिर भी कहेगा नहीं मेरा बेटा सफल हो जाए। और गुरु कभी नहीं चाहेगा, गुस्सा जाने के बाद तुमको क्लास से भगा देगा, कुछ भी कर दे, लेकिन नहीं चाहेगा कि वह कभी बेरोजगार रहे। समझ गए ना? बस यही बहुत अच्छा तुम बोला कि रिजल्ट देकर रहूंगा। इसी तरह का विद्यार्थी रिजल्ट भी देता है, आइए यहां पर बख्त खां क्या है? दिल्ली। यानी ये बख्त खां कौन है कि बहादुर शाह जफर वृद्ध होने के कारण विद्रोही का नेतृत्व नहीं कर पाया था। उसके सेनापति बहादुर शाह बख्त खां ने कुछ समय के लिए विद्रोहियों का नेतृत्व, इसलिए बख्त खां है तो यहां होगा दिल्ली। अब यहां देखो नाना साहब कहां पर विद्रोह का नेतृत्व किया? कानपुर। वीर कुंवर सिंह कहां पर विद्रोह का नेतृत्व किया? आरा। और मौलवी अहमदुल्ला, क्योंकि अवध है इसलिए इसका आंसर मारेगा अवध, लेकिन मौलवी अहमदुल्ला कहां? बरेली में। और हम देखते हैं कि मौलवी अहमदुल्ला ने विद्रोह का नेतृत्व कहां किया था? तो मौलवी अहमदुल्ला ने विद्रोह का नेतृत्व रुहेलखंड एवं फैजाबाद में किया, रुहेलखंड एवं फैजाबाद में किया। याद रखना, क्योंकि अवध है तो ऑप्शन में अवध, इसलिए अवध मारेगा। लेकिन मौलवी अहमदुल्ला ने विद्रोह का नेतृत्व कहां किया था? रुहेलखंड एवं फैजाबाद। तो अब यहां मिलाना, ए का क्या होगा? 4, ए का 4। आप आइए यहां पर पी का क्या देगा? 1, टी का क्या देगा? 3, टी का क्या देगा? टी का देगा 2। बात समझ गए? आइए आप यहां सीखना है। रिजल्ट आएंगे नहीं, रिजल्ट बाद की चीज है, पहले आओ तो मिलो हमसे, पहले आकर मिलो तो आएगा तब तो। आओ यहां पर
बंगाल के युवा राष्ट्रवादियों को ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की नीतियों से छूट दी गई थी, क्योंकि उसने आवाज उठाई थी किसके? छोटे किसानों के लिए, जमींदारों के लिए, सामाजिक सुधार के लिए। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, इसका सही क्या आंसर हो जाएगा? उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब यहां हम क्या देखेंगे, यहां प्रश्न क्या पूछा जाएगा? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1851 ईस्वी में। कहां हुई थी? कोलकाता में हुई। कोलकाता में। किसने किया था? राधाकांत देव। राधाकांत देव ने किया था। राधाकांत देव क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। अध्यक्ष। तो महासचिव किसको बनाया गया था? महासचिव देवेंद्र नाथ टैगोर को। देवेंद्र नाथ टैगोर को। देवेंद्र नाथ टैगोर। आप बताइए भारती जी, इतना जवाब आप देते हैं, सही सही सबके सामने बताइए, इतना अच्छा आपका स्कोरिंग होता है, सारा क्वेश्चन सही कर, फिर आपको दिक्कत कहां हो जाती है एग्जाम में? एग्जाम में किस तरह का दिक्कत होता है कि आपका सिलेक्शन 1 नंबर 2 नंबर से छूटता है? क्यों आपका एग्जाम में 1-2 नंबर क्वेश्चन? इतना अच्छा स्कोरिंग करते हैं, इतना अधिकांश आप जवाब सही देते हैं, फिर भी सब चीज इतना अच्छा जवाब देने के बाद, इतना नॉलेज होने के बाद, फिर भी आपका रिजल्ट 1-2 नंबर क्यों छूट जाता है? इसका मतलब है कहीं ना कहीं एग्जाम में आप डर जाते हैं, कभी घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, समझ गए? डरना नहीं है, घबराना नहीं है, जाकर आगे कर कीजिए। और दूसरा चीज है कि एक चीज और भी याद रखिएगा कि अवधेश कुमार पढ़ते समय इस चीज को हमेशा याद रखना है, जिस लाइन आप पढ़ते हैं उस लाइन को ये सोचकर पढ़ना है कि यही एग्जाम में मेरा लाइन है। इससे क्या होगा? उस लाइन को पढ़ने में आप में विश्वास आएगा। विकास कुमार, याद रखना है, जीवन के दौर में जो दौड़ेगा वही गिरेगा। गिरना बहुत बड़ी बात नहीं है, सब गिरता है, कोई दुनिया में जो नहीं गिरता है। गिर के जो उठ गया फिर दौड़ गया, वह बहुत बड़ी बात है, समझ गए? और इसके साथ ही मेरे साथ हमेशा बने हुए हैं, सुधा जी भी बनी हुई हैं, और एकदम जमकर पढ़ाई करना है। अगर एक बार सुधा जी याद रखिए, एक बार आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आता है तो आपकी मां की तकदीर 20 साल के लिए, 20 साल के लिए। आइए यहां पर अब हम देखते हैं किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस के शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करूं। ये कौन कहा था? कौन कहा था? ये कहा था लॉर्ड कर्जन। डफरिन किसका कहा था? डफरिन क्या कहा था? कांग्रेस अल्पमत का, अल्पमत का प्रतिनिधित्व करती है, अल्पमत का प्रतिनिधित्व करती है, अल्पमत का प्रतिनिधित्व। हैमिल्टन कौन था? ये चिकित्सक था, चिकित्सक था, अंग्रेज चिकित्सक। आइए, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह आंदोलन केवल बंगाल तक सीमित था। गलत है। स्वदेशी आंदोलन बंगाल तक था? नहीं, नहीं था ना। अब ये नहीं होगा। इस आंदोलन का प्रसार मुंबई, मद्रास और उत्तर भारत तक हुआ। सही है, सही चुनने के लिए कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। इसका आंसर क्या होगा? 2। तो स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन चला था? यानी कि बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन चला? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन देखिए यहां पर, स्वदेशी आंदोलन। और स्वदेशी आंदोलन कब चला था?
तो 1905 में। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया। याद रहेगा। देखिए यहां पर आइए यहां पर गांधी जी ने किस कानून को शैतान की करतूस एवं निरंकुशवादी बताया था? किसको बताया था? तो रॉलेट एक्ट को। और रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919। मॉडले मिंटो सुधार कब पारित हुआ था? 1909। भारत शासन अधिनियम कब है? तो 1935। मॉडले मिंटो एक्ट जो है, ये मॉडले मिंटो एक्ट 1909, और इसी एक्ट के तहत भारतीय राजनीति में भारतीय राजनीति में पहली बार सांप्रदायिकता का भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रश्न उभर कर सामने आया था। रॉलेट एक्ट को क्या कहा गया है? इसको कहा गया काला कानून। काला कानून, आतंकवादी अपराध अधिनियम। इसे ही ना वकील, ना अपील एवं ना दलील के नाम जानते हैं। और यहां है कि भारत सरकार अधिनियम 1935, यह सबसे बड़ा अधिनियम। इसी अधिनियम के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। ठीक ना? हाँ बिल्कुल। अब देखें, 17वीं 18वीं शताब्दी में फ्रांस की सामाजिक संरचना विभक्त थी। कितने स्टेट में? देखिए समय कहां बचल है आप, 3 स्टेट में। यानी फ्रांस के समाज को, चलिए सुमंत, रॉलेट एक्ट सर सिडनी रॉलेट के प्रेसिडेंट में हुआ था। बिल्कुल 1919 में जो एक्ट पारित किया गया था, इसे रॉलेट एक्ट कहा गया। और रॉलेट एक्ट के यह तहत व्यवस्था की गई थी कि संदेह के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। इसलिए रॉलेट एक्ट का दुरुपयोग हो रहा था, और रॉलेट एक्ट का गांधी समेत भारत के सारे बड़े नेता ने विरोध किया। इसलिए रॉलेट एक्ट को काला कानून, आतंकवादी अपराध अधिनियम, ना वकील, ना अपील एवं ना दलील के नाम जानते हैं। इसी एक्ट का विरोध सबसे अधिक पंजाब की धरती पर हुई, और पंजाब की धरती पर 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सतपाल एवं सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग मैदान लोग एकत्रित हुए, और जहां पर जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया। इसे हम अमृतसर के जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम जानते हैं। ये एक्टे हम पढ़ाते हैं 10 दिन। आइए यहाँ पर अब तीन भागों में बांटा गया। प्रथम स्टेट में कौन आता है? प्रथम स्टेट में कौन आता है? पादरी वर्ग। द्वितीय स्टेट में कौन आता है? द्वितीय स्टेट में कौन आता है? कुलीन वर्ग। और तृतीय स्टेट में कौन आता है? तृतीय स्टेट में कौन आता है? तो पादरी एवं कुलीन को छोड़कर देश जानता है। पादरी एवं कुलीन को छोड़कर देश जानता, याद रखना। फ्रांस को कब गणतंत्र घोषित किया गया था? 1 सितंबर 1792। 1 सितंबर 1792 को। और इसी दिन से हाँ, कि निरंकुश शासन, फ्रांस की निरंकुश शासन का अंत हुआ। निरंकुश शासन का अंत, याद रहेगा। तो रूसी साम्राज्य का प्रमुख धर्म क्या था?
तो रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च। रूस में अक्टूबर 1917 की क्रांति के लिए कौन सी तारीख तय की गई थी? 25 अक्टूबर। 25 अक्टूबर और 1917 याद रहेगा, 25 अक्टूबर 1917। नाजी पार्टी का संबंध किस देश से थे? जर्मनी से। नाजी पार्टी का गठन कब हुआ था? 20 फरवरी 1900 कितना में? 1920। कहां? जर्मनी। जर्मनी में कहां? म्यूनिख। नाजी पार्टी का गठन किसने किया था? हिटलर। हिटलर। किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? देखो ये आईएएस का क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन है ना, ये टीचर का नहीं, आईएएस का क्वेश्चन। और इसको जो सही करेगा, यहां अगर 10 को सही हो रहा है तो एग्जाम में 20 को सही हो, 25 को सही। ये क्वेश्चन इतना टफ है, इसलिए घबराइए नहीं। इसमें अगर 10 क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो एग्जाम में 15 क्वेश्चन सही, 20 क्वेश्चन सही। किस संधि द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता? पेरिस की। और पेरिस की संधि कब हुई थी? तो 1783। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 1871 में। 1871। किसके बीच? जर्मनी एवं फ्रांस के बीच। पूछेगा फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871। किसके बीच? तो जर्मनी एवं फ्रांस के बीच। किस वर्ष गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई? 1862। इटली के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? इटली के एकीकरण का श्रेय, इटली के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? मैजिनी। गैरिबाल्डी एवं काउंट दी काबुल। 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? तो रूस हो गया। और रूस में रूसी क्रांति कब हुई थी? रूसी क्रांति कब हुई थी? तो 1917। रूसी क्रांति को क्या कहते हैं? बोल्शेविक क्रांति। बोल्शेविक क्रांति का। और इसी कारण प्रथम विश्व युद्ध के समय रूस युद्ध से अलग हो गया। क्लियर है? अमेरिका में कितने उपनिवेश थे? 13। 13 उपनिवेश को आजादी की घोषणा कब हुई थी? और कब हुई थी? 4 जुलाई 1776 ईस्वी। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? 1688 ईस्वी। इसे क्या कहते हैं? गौरवपूर्ण क्रांति को क्या कहते हैं? गौरवपूर्ण क्रांति को क्या कहते हैं? गौरवपूर्ण क्रांति को रक्तहीन क्रांति कहते हैं। रक्तहीन क्रांति क्या कहते हैं? रक्तहीन क्रांति। इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाना कब खुला था? 1730। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति कब हुई? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? इंग्लैंड से। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से। इंग्लैंड की धरती से क्यों? तो कच्चे माल एवं पूंजी की अधिकता थी। एवं पूंजी की अधिकता थी। इंग्लैंड की धरती पर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस उद्योग से हुई थी? तो सूती वस्त्र उद्योग से। सूती वस्त्र उद्योग। आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत क्या है? तो फ्रांसीसी बुकानन संकलित विभिन्न रिपोर्ट और लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट। ये सही, इसका सही उपर्युक्त में से एक से अधिक। बराबर की गुफाओं का उपयोग
किसने आश्रय के रूप में किया? आजीवक। बराबर एवं नागार्जुनी पहाड़ी कहाँ है? बराबर 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 की गुफा में अशोक ने 4 गुफा का निर्माण कराया। 4 गुफा का क्या क्या नाम था? सुदामा गुफा, सुदामा गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा, गुफा नंबर 3 कर्ण एवं चौपर गुफा। ये 4 गुफा का निर्माण कराकर किसको दिया था? आजीवक संप्रदाय को जान। हाँ हाँ बिल्कुल। शेर शाह द्वारा पटना का दुर्ग और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ मिलती है? तारीखे दाऊदी। इसकी रचना कौन की? अब्दुल्ला ने। तारीखे फिरोजशाही किसने? बर्नी ने। बर्नी ने किया। बिहार में अकाल के जांच हेतु राजस्व कर्मियों को पता लगाने तथा नया बंदोबस्त के लिए कंपनी ने किसे भेजा था? सर जॉन शोर को भेजा था। इसको VVI कर देना, VVI कर दो। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? मुंडा विद्रोह। उलगुलान विद्रोह, मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1899 से 1900। कौन सा विद्रोह हुआ? मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह को क्या कहते हैं? उलगुलान विद्रोह। उलगुलान विद्रोह यह कौन प्रारंभ किया था? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा को क्या कहते हैं? तो धरती आबा। धरती आबा। संथाल विद्रोह 1855 से 1856। इसके कौन कौन नेता थे संथाल विद्रोह को? सिद्धू, कान्हू, चांद एवं भैरव। बिहार में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो पटना विश्वविद्यालय। पटना विश्वविद्यालय का स्थापना 1917। मगध विश्वविद्यालय का स्थापना 1962। ठीक ना? बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? 1894 ईस्वी में। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा किसने स्थापित किया? सतीन्द्रनाथ संध्याल। सतीन्द्रनाथ संध्याल एवं बरिंद्र कुमार घोष ने 1907 में बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना किया था और इसने युगांतर नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था और जिसका संबंध क्रांति से। देखें यहां पर बरिंद्र कुमार घोष, बरिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने, एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने 1907 ईस्वी में बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना की। स्थापना एवं कौन पत्रिका? एवं युगांतर नामक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका संबंध क्रांति से। बिहार छात्र सम्मेलन के किस अधिवेशन बिहार युवक संघ की स्थापना? मोतिहारी। और इसकी स्थापना कब की गई? 1928। 1928 ईस्वी। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना 1930 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया? इसलिए क्वेश्चन बनाइए। और सर अली इमाम को
अली इमाम को अध्यक्ष बनाया गया। उपाध्यक्ष किसको बनाया गया? उपाध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना 1930 ईस्वी में हुई, जिसके अध्यक्ष बनाए गए कौन? सर अली इमाम। उपाध्यक्ष किसको बनाया गया? सच्चिदानंद सिन्हा। चले कैसे हैं? बढ़िया है। करना है, घबराना नहीं है, एकदम नहीं घबराना है। हर कदम पर हम आपके साथ हैं, हर कदम पर हम आपके साथ हैं। एकदम बढ़िया से पढ़ें। कंफ्यूजन दो ऑप्शन के बीच में होता है, इसे दूर कर देना। ज्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं है। ब्रेन को शांत रखना है, शांत। ब्रेन शांत रहे, खुशी रहना, और दो ऑप्शन को दूर करके रिजल्ट ले, और रिजल्ट लेकर आ जाना है प्लेटफॉर्म की धरती, और सभी सर को मिठाई खिलाना है, सभी सर से मिलना है, लेकिन शहंशाह किसी से मिलता नहीं। प्लेटफॉर्म आएंगे, हर सर से मिलेंगे, लेकिन शहंशाह नहीं मिलेगा, क्योंकि शहंशाह, ठीक ना। और जाते जाते हम आपको कहते हैं सब्बा खैर।